नमस्कार। मैं अजय कुमार अलंकार, सेवानिवृत्त अपर निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना यूट्यूब के सहकार चैनल के माध्यम से आपसे एक बार फिर मुखातिब हूं। आज के इस अंक में मैं बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 यथा संशोधित के अध्याय 5 से संबंधित प्रावधानों की चर्चा करूंगा। अध्याय 5 में अंकेक्षण एवं निरीक्षण से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। शुरुआत मैं धारा 33 से करता हूं, जो अंकेक्षण से संबंधित है। धारा 33 की उपधारा 1 में कहा गया है कि प्रत्येक सहकारी सोसाइटी अपनी लेखाओं का अंकेक्षण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार इस हेतु राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकार द्वारा अनुमोदित नामावली के अंकेक्षण द्वारा कराएगी। ऐसा अंकेक्षक चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम 1949 के अर्थांतर्गत या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा या निबंधक के कार्यालय का अंकेक्षक होगा। स्थिति बहुत स्पष्ट है। 33 की उपधारा 1 द्वारा कहता है कि प्रत्येक सहकारी समिति वर्ष में कम से कम एक बार अपनी अंकेक्षण कराएगी अपनी लेखाओं का, और यह अंकेक्षण या तो राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकार द्वारा अनुमोदित नामावली के अंकेक्षक द्वारा कराएगी। इस अंकेक्षक में चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकते हैं, और अब फिर जो निबंधक के कार्यालय का अंकेक्षक है वह भी हो सकता है। आप जानते हैं कि निबंधक राज्य सरकार के आदेश से प्रतिवर्ष चार्टर्ड अकाउंटेंट का पैनल का लिस्ट निकालते हैं, पैनल की सूची निकालते हैं, जिसके अंतर्गत ही सहकारी समितियां अपना निरीक्षण करा सकेगी। यह चीज़ बहुत स्पष्ट है। और अभी विभाग के जो अंकेक्षक हैं वो भी सहकारी समितियों का अंकेक्षण करते हैं। पैक्स और व्यापार मंडल का भी अंकेक्षण चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किया जा सकता है, इस पर कहीं कोई रोक नहीं है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा बहुत सारी ऐसी समितियां हैं जो उनका अंकेक्षण किया जाता है। बहुत सारी सहकारी समितियों का, जैसे हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या अन्य तरह की सहकारी समितियों का। तो अंकेक्षण दोनों स्तर के ऑडिटर से कराया जा सकता है, पैनल के चार्टर्ड अकाउंटेंट से या विभागीय अंकेक्षक से। यह स्थिति स्पष्ट है। मुझे लगता है कि जैसा कि मुझे याद है कि डीसीसीबी और एससीबी के अंकेक्षण हेतु जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है उसको नाबार्ड से भी अनुमोदन की जरूरत होती है, या नाबार्ड के पैनल का भी उसका नाम होना चाहिए। ऐसा प्रावधान है जैसा मुझे याद है। लेकिन एक्ट में स्पष्ट चर्चा यही है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकार द्वारा अनुमोदित चार्टर्ड अकाउंटेंट से या फिर विभागीय निबंधक के कार्यालय के अंकेक्षक से अंकेक्षण कराया जाएगा, ऑडिट कराया जाएगा। अब धारा 33 की उपधारा 2 में प्रावधान है कि राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकार द्वारा अनुमोदित नामावली के अंकेक्षक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण स्नातक गणित अथवा वाणिज्य स्नातक होगी। ऐसे अंकेक्षकों अथवा चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म की सहकारी समिति के लेखाओं का अंकेक्षण करने हेतु पात्र होंगे। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का भी जिक्र करता है कि जो अंकेक्षक होंगे जो या तो ग्रेजुएट होंगे मैथमेटिक्स के साथ या फिर कॉमर्स के साथ। और हमारे यहाँ जो ऑडिटर्स की बहाली होती है, अंकेक्षक की बहाली होती है, उसमें यह क्वालिफिकेशन रखा जाता है। डिस्ट्रिक्ट ऑडिट अफसर के बहाली में उसकी नियुक्ति में यह प्रावधान नहीं है, लेकिन जो ऑडिटर्स हैं, ऑडिटर्स की जो बहाली होती है उसमें प्रावधान है कि वे उन्हें मैथमेटिक्स से ग्रेजुएट या फिर कॉमर्स से वाणिज्य ग्रेजुएट होना चाहिए। अब मैं धारा 33 की धारा 3 पर आता हूँ। प्रत्येक सहकारी समिति के लेखाओं का अंकेक्षण सहकारी समिति के समान निकायों द्वारा नियुक्त उपधारा में 2 में विनिर्दिष्ट अंकेक्षक अथवा चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म द्वारा किया जाएगा। पिछले अंक में मैंने वार्षिक आम सभा की चर्चा की थी, ठीक है। निबंधक का भी अंकेक्षक है और राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदित प्राधिकार द्वारा अनुमोदित चार्टर्ड अकाउंटेंट का पैनल भी है। लेकिन किससे ऑडिट कराएगा, यह इसका डिसीजन संबंधित सहकारी समिति की वार्षिक आम सभा द्वारा की जाएगी। इसको समझने की जरूरत है। अब धारा 33 की उपधारा 4 पर मैं आता हूँ। यह कहता है कि प्रत्येक सहकारी समिति की लेखाओं का अंकेक्षण उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह के भीतर कराना अनिवार्य होगा
जिस वित्तीय वर्ष से ऐसा लेखा संबंधित हो। स्पष्ट है कि मैंडेटरी कर दिया है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह के भीतर उन्हें अंकेक्षण कराना है। अब आगे का प्रावधान भी देखने की जरूरत है। 33 की उपधारा 5 में क्या है यह देखिए। शीर्ष सहकारी समिति अपनी लेखा विवरणी के अंकेक्षण के उपरांत अंकेक्षक का प्रतिवेदन समान निकाय के अनुमोदन के उपरांत 30 दिनों के भीतर निबंधक को अनिवार्य रूप से प्रेषित करेगी, जिसे राज्य सरकार द्वारा विधानमंडल के पटल पर इस प्रयोजनार्थ अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार रखा जाएगा। धारा 33 की धारा 5 में स्पष्ट है कि शीर्ष सहकारी समिति, उदाहरण के लिए जैसे राज्य सहकारी बैंक है वह शीर्ष सहकारी समिति है, तो उसका जो अंकेक्षण प्रतिवेदन होगा पहले उसको समान निकाय अनुमोदन करेगा, वार्षिक आम सभा अनुमोदन करेगा, जिसकी चर्चा मैंने पिछले अंक में की थी, जो वार्षिक आम सभा के कार्यावली में एजेंडा में आता है, और फिर वह अनुमोदन करके अनिवार्य रूप से निबंधक को देगा। और निबंधक प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार जो विधित प्रक्रिया है उसके अनुसार उसको विधानमंडल के पटल पर रखना सुनिश्चित करेगी। ये प्रावधान है। अब मैं धारा 33 की उपधारा 6 पर आता हूँ। सहकारी समिति की लेखाओं के प्रतिवेदन के अतिरिक्त अंकेक्षक का प्रतिवेदन में बोर्ड की बैठक में निदेशकों की उपस्थिति, निदेशकों द्वारा सहकारी समिति को मंजूर किए गए ऋण एवं अग्रिम या सहकारी समिति के साथ किए गए कारोबार, बोर्ड की बैठकों पर हुए व्यय, निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक, निदेशकों को प्रतिकृति पर हुए व्यय, सदस्य, स्टाफ, निदेशक तथा अन्य की शिक्षा और प्रशिक्षण पर हुए व्यय भी अंतर्विष्ट होंगे। कहने का मतलब है कि जो लेखाओं का प्रशिक्षण करेंगे, लेखाओं का परीक्षण करेंगे, जो अंकेक्षण करेंगे, वो अंकेक्षण प्रतिवेदन में लेखाओं के प्रतिवेदन के अतिरिक्त इन बातों को समाविष्ट करेंगे कि सहकारी समिति की बैठक कब तक कब हुई, कितने निदेशक उपस्थित हुए, सहकारी समिति ने क्या, बोर्ड ने क्या ऋण मंजूर किए, अग्रिम मंजूर किए, क्या कारोबार हुआ, बोर्ड की बैठकों पर क्या व्यय हुआ, निदेशकों को क्या पारिश्रमिक दिया गया या प्रशिक्षण पर किस तरह का व्यय किया गया। अब मैं अगला प्रोविजन पर आता हूँ। धारा 33 की उपधारा 7 में कहा गया है कि यह सुनिश्चित करना बोर्ड का कर्तव्य होगा कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 45 दिनों के भीतर वार्षिक वित्तीय विवरणी को तैयार की जाए और अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत कर दी जाए। वार्षिक वित्तीय विवरणी तैयार करके उसको अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी निदेशक परिषद की है और वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 45 दिन के अंदर। आगे मैं बढ़ता हूँ। धारा 33 की उपधारा 8 पर मैं आता हूँ। अंकेक्षक के पारिश्रमिक सहकारी समिति के समान निकाय द्वारा निर्धारित किया जाएगा। पिछले अंक में मैंने चर्चा की थी कि जो अंकेक्षण का जो रिम्यूनरेशन होगा, पारिश्रमिक होगा, उसको निर्धारित करने का अधिकार सहकारी समिति की वार्षिक आम सभा को है। और इसमें कहीं कहीं समस्या भी आ रही है, जो अनाप शनाप पारिश्रमिक निर्धारित किया जा रहा है, इस पर मैंने आपको चर्चा की थी। फिर अगला क्लॉज में देखता हूँ। धारा 33 की उपधारा 9 में कहा गया है कि समान निकाय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा किसी अंकेक्षण को पद से हटा सकेगा। तो अंकेक्षण की बहाली करने का अधिकार वार्षिक आम सभा को है, उसको हटाने का भी अधिकार वार्षिक आम सभा को है। यह स्थिति बहुत स्पष्ट है। फिर धारा 33 की उपधारा 10 पर मैं आता हूँ कि किसी सहकारी समिति के अंकेक्षण की मांग पर सहकारी समिति के वर्तमान या पूर्व पदधारी बोर्ड के सदस्य या कर्मचारी निम्नलिखित उपलब्ध कराएंगे। उसमें निम्नलिखित में क्या है, तो कम है कि ऐसी जानकारी और लेखा स्पष्टीकरण जिसे आवश्यक समझा जाए। ख में क्या है, सहकारी समिति के प्रत्येक ऐसे अभिलेखों, दस्तावेजों, बहियों, लेखाओं और वाउचरों की जो अंकेक्षक की राय में जांच करने और प्रतिवेदित करने में उसे समर्थ करने हेतु आवश्यक हो, उसको भी उपलब्ध कराएगा। अब धारा 33 की उपधारा 11 पर मैं आता हूँ। वह कहता है कि जहाँ कोई सहकारी समिति समय पर अपने वार्षिक लेखाओं का अंकेक्षण कराने में असफल हो, वहाँ नियत तारीख से 90 दिनों के भीतर निबंधक सहकारी समिति के लेखाओं का अंकेक्षण कराएंगे। ये प्रोविजन करता है कोई फेल रहा तो निबंधक को पावर है कि वो अंकेक्षण कराएगा। अब धारा 33 की उपधारा 12 में मैं आता हूँ। ऐसे अंकेक्षण संचालन करने का खर्च सहकारी समिति द्वारा वहन किया जाएगा। तो मोटा मोटी अंकेक्षण से संबंधित प्रावधान है और ये सभी सहकारी समितियों पर लागू होते हैं। इसमें मैं एक चर्चा कर देना चाहूँगा कि अभी पैक्स कंप्यूटराइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और पैक्सों का डाटा एंट्री जो है डेली बेसिस पर करना है और अंकेक्षण
प्रतिवेदन भी ऑनलाइन तैयार किया जाएगा, उसका बैलेंस शीट भी ऑनलाइन तैयार किया जाएगा। तो उस स्थिति में जो अधिनियम के प्रावधान हैं उनकी क्या प्रासंगिकता रह जाएगी, इस पर भी सोचने की ज़रूरत है, या कुछ नए प्रावधान उसमें समाविष्ट करना चाहिए, यह भी हमको देखना होगा। मोटा मोटी अंकेक्षण की यही प्रक्रिया है। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में मैं आपसे विशेष अंकेक्षण की चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। एक बार फिर आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।